पॉलिटिकल थ्योरी में हम जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं और न्याय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी का। और बहुत से विद्वानों ने न्याय को राजनीति का बल्कि राज्य का मूल आधार माना है। इसमें अगर हम प्राचीन समय में देखें तो प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं और उनके हिसाब से जस्टिस है अपने कार्यों को परफॉर्म करना, जो दायित्व आपको समाज में मिला है उसको करना, वही न्याय है उनके हिसाब से। और न- को कार्य क्या हैं आपको जो मिले हैं, उसके लिए वे 3 गुणों की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं वो भारतीय फिलॉसफी से प्रभावित दिखते हैं। अम, सत्य, रज, तम, वो जो 3 गुण हैं, उनको वो अपनी भाषा में बात करते हैं और जिनमें जो गुण पाए जाएँगे उस हिसाब से शिक्षा आपको कैपेबल बनाएगी प्लेटो के हिसाब से, और आपको वो टास्क निभानी है। तो उनके लिए ये न्याय। यदि हम अपने प्राचीन भारतीय दर्शन को देखते हैं तो उसमें धर्म धर्म की पालना करना न्याय की स्थापना के लिए ज़रूरी है। और साथ में राज्य की जो दंड नीति है वो धर्म को स्थापित करने के लिए अप्रोप्रिएट माहौल बनाएगी, उसके लिए अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट बनाएगी। जो दुष्ट लोग धर्म की पालना में बाधा खड़ी करेंगे उनको दंडित करेगी दंड नीति शासक के द्वारा, और फिर जो धर्म की जो पालना कर रहे हैं उनका सहयोग करेगी। तो हमारे यहाँ भारतीय दर्शन न्याय को धर्म से जोड़कर देखता है। आपका क्या धर्म है, आपका क्या कर्तव्य है, उसको परफॉर्म करने से जो है न्याय की स्थापना होगी। और जब हम आधुनिक समय में आते हैं तो न्याय की अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं। जो उदारवादी हैं वे विचारों की अभिव्यक्ति, अपनी इच्छा से अपनी सरकार को चुनने की आज़ादी, संपत्ति के अधिकार का फ्रीडम, उसको न्याय से जोड़कर महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में देखते हैं, रूल ऑफ लॉ के रूप में देखते हैं, उसको न्याय से जोड़ करके देखते हैं। और मार्क्सवादी लोग आर्थिक समानता की स्थापना, आर्थिक न्याय की स्थापना को मुख्य फोकस कर लेते हैं। और अगर यदि हम फिर 20वीं शताब्दी में आ जाएं तो जॉन रॉल्स और हेक और हमारे रॉबर्ट नोजिक, ये जो एक ऐसे उसमें उलझते हैं न्याय के कॉन्सेप्ट में, जो कि हमारी न्याय के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी वाइड करता है। और इसके अतिरिक्त जो माइकल वेजलर और इस तरह के जो समुदायवादी लोग हैं वो भी अपने न्याय की परिभाषा को एक अलग तरीके से मुखरित करने का प्रयास करते हैं। और यदि हम जॉन रॉल्स को देखें तो जॉन रॉल्स कुछ ऐसे नियमों की दोबारा से स्थापना करना चाहता है, कुछ ऐसे नियम बनाना चाहता है समाज में, कुछ इस तरह के प्रोसीजर खड़े करना चाहता है समाज में, जो कि सामान्य बुद्धि से संभव नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ये मानता है कि सामान्य बुद्धि से जो भी आदमी है वह अपने स्वार्थ में सोचेगा। तो ऐसे में जो लोग समाज में ज़्यादा सक्षम हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि समाज न्यायपूर्ण हो, क्योंकि वर्तमान समाज में उन्हें फ़ायदा होता है। अगर न्यायपूर्ण समाज होगा तो डेफिनेटली जो लोग आज एडवांटेज पे हैं उनको नुकसान होगा। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि समाज पुनः न्यायपूर्ण हो। तो इसके लिए वो एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाता है कि पूरे लोगों के ऊपर एक अकल का पर्दा पड़ जाए, व्हील ऑफ इग्नोरेंस पड़ जाए, और किसी को ये पता ना हो कि वो अ, किस स्थिति में था। उस पर्दा पड़ने से पहले उसके समाज में क्या रुतबा था, वो अमीर था, वो गरीब था, वो ताकतवर था, कमज़ोर था, और ताकि वो सब ऐसे फैसला ले सके आदर्श समाज के निर्माण में कि कल को उनको ये लगे कि अगर मैं गरीब बन गया या मैं कमज़ोर बन गया तो समाज ऐसा हो एटलीस्ट जहाँ की सबसे कमज़ोर को क्या मिले, न्याय मिले। ये सोच जॉन रॉल्स रखते हैं जब अपने थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस। उनका ये मानना है कि हर एक आदमी के जो उसकी सेल्फिश नेचर है, जो उसका रैशनल नेचर है, वो उसको ये सोचने में फोर्स करेगा कि यार जो हम नया समाज बना रहे हैं
इसमें अब मैं किस स्थिति में होऊँगा मुझे क्या पता? मैं गरीब भी हो सकता हूँ, मैं अमीर भी हो सकता हूँ, मैं मध्यम वर्ग में भी हो सकता हूँ। चलो अगर मैं अमीर में हुआ तो बड़ा अच्छा, अगर मैं मध्यम वर्ग में हुआ तो भी ठीक है। परंतु यदि मैं कमज़ोर वर्ग में आ गया सामाजिक समझौते के बाद, तो मेरा क्या होगा? तो ऐसे में जो भी रेशनल आदमी होगा, जॉन रॉल्स मानते हैं, वो ये सोचेगा, क्यों ना मैं सबसे बुरी सिचुएशन को सुधारूँ, ताकि अगर मैं सामाजिक समझौते के बाद मैं समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग में भी आया, तो समाज ऐसा हो जो मेरे साथ न्याय करे। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से बना हो जो कि सबसे वीकेस्ट की भलाई के लिए काम करे। ऐसा जॉन रॉल्स कहते हैं। और इसके समर्थन में वो चेन का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कोई भी चेन उतनी मज़बूत होती है जितनी कि उसके सबसे कमज़ोर लिंक होता है। अगर हम किसी चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी को मज़बूत करेंगे, तभी वो चेन ज़्यादा सशक्त होगी। अन्यथा जब भी दबाव पड़ेगा, सबसे कमज़ोर कड़ी जो चेन की है वही टूटेगी। तो इस तर्क को लेकर के जॉन रॉल्स जस्टिफ़ाई करते हैं कि भई इसीलिए समाज की भलाई में और समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग की भलाई में ही हम सब का भला है। ऐसा जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहते हैं। और फिर वो ये मानते हैं कि भई अगर समाज में कोई डिफरेंस प्रिंसिपल है, कोई आदमी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानना है हमने, तो उसका एक ही कारण होगा कि उसको विशेषाधिकार देने से वो समाज के लिए ज़्यादा योगदान करे, उसका विशेषाधिकार समाज की भलाई के लिए जस्टिफ़ाई हो सके, तभी उसको विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। ऐसा जॉन रॉल्स कहते हैं। अ, मुझे इसमें पर्सनल ये आपत्ति है कि आप ये कैसे तय कर लेंगे कि किस व्यक्ति को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, उससे समाज का भला हो रहा है। सामान्य अर्थों में तो शायद हम कर सकें कि एसडीएम साहब को विशेषाधिकार हैं या किसी डॉक्टर साहब को कोई विशेषाधिकार हैं, तो वो समाज का भला कर रहे हैं। उस सेंस में तो हम इसको देख सकते हैं। परंतु कई ऐसे लोग हैं जिनके खाली समय को, जिनके संपत्ति के अधिकार को, जिनके विशेष सुविधाओं को हम आज एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। पर कल हो सकता है वो कुछ ऐसा कर दें अपनी रुचि से, अपने शौक से, जो कि लॉन्ग टर्म में जाकर समाज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क ज़ुकरबर्ग थे, या कोई और कोई विद्वान या कोई साइंटिस्ट या कोई और, जिसको हमने शुरू में उसके काम को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना, या बिज़नेसमैन, और बाद में जाकर उसने समाज के लिए बड़ा भारी योगदान दिया। तो ये तय कर पाना स्ट्रिक्ट रूप से कि कौन से व्यक्ति के विशेषाधिकार समाज के लिए भले हैं या नहीं है, ये भी फंडामेंटली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरीनेस रहने की संभावना है। तो यहाँ मुझे जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है, इसमें शक्ति के दुरुपयोग की संभावना दिख रही है, जो कि न्याय का नाश पट सकती है। ये कमी मुझे इसमें ये दिखती है। दूसरा, अ, हमें यदि हम समाज को ऐसे इंसेंटिवाइज़ करेंगे कि जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसकी भलाई के लिए समाज काम करे, तो खतरा एक ये भी है कि समाज में बहुत से लोग स्वेच्छा से ही कमज़ोर वर्ग में जाने की चाहत रखेंगे कि अगर हम कमज़ोर वर्ग में चले भी गए, तो पूरा समाज हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। तो क्यों ना हम, अगर उतने मेहनत नहीं भी कर पाते, तो समाज तो हमें सुरक्षा प्रदान कर ही रहा है। हमें अत्यधिक फैसिलिटी दे रहा है, हमारी मिनिमम सिक्योरिटी से भी अच्छा हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में ये जो समाज की पूरी व्यवस्था को समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग की भलाई में लगाना, ये भी कई बार नेगेटिव इंसेंटिव समाज को दे सकता है और समाज में जो लोगों की क्रिएटिव पोटेंशियल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगने के बजाय पीछे को हट सकती है, ईज़ी की तरफ हट सकती है। तो इससे लॉन्ग टर्म में समाज को बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर जो मिनिमम एक्जिस्टेंस लेवल की जो बात करता है हमारा रॉबर्ट नोजिक, वो ज़्यादा सही है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर पड़ता है तो हमें उसके लिए मिनिमम सिक्योरिटी प्रोग्राम की व्यवस्था करनी चाहिए उस परिवार के लिए, ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को जी सके। पर उससे अधिक अगर हम उसको फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव इंसेंटिव खड़ा करेगा और समाज में फिर लोग आगे बढ़ने का, गरीबी से स्वयं बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे और आप समाज में गरीबी को चेरिश करवाएँगे और आपका समाज में निठल्ला वर्ग पैदा होगा, जो कि यूरोप में हमने वेलफेयर स्टेट के जब उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने बाहर आए, तो हमने पाया जो 70s 80s में जो हमने देखा कि समाज में वेलफेयर स्टेट की कॉर्पोरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा निठल्लापन
आवारगी, रिसोर्सेज का वेस्टेज पैदा हुआ और लोगों ने काम करना छोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरेगा। अ, इसका एक उदाहरण हम अपने भारत में भी देख सकते हैं। जब से पीडीएस सिस्टम चला है, पीडीएस सिस्टम बड़ा ज़रूरी होगा, हम इसका विरोध नहीं कर रहा मैं। परंतु इसकी वजह से जो लोगों के छोटे-मोटे खेत थे, खलिहान थे, जहाँ से वो अपना राशन पानी इकट्ठा करते थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया है। ठीक है, उसके पीछे आवारा पशु भी ज़िम्मेदार हो सकते हैं, पर उससे पहले भी लोग जूझते थे उनके साथ। पर अब लोगों ने वो जूझना भी बंद कर दिया, क्योंकि पीडीएस की व्यवस्था चालू हो गई और खेत हमारे खाली पड़ गए। तो कई बार सोशल जो सिक्योरिटी की जो व्यवस्थाएँ होती है, वो समाज में निठल्लापन भी पैदा करती है। तो यहाँ मुझे जॉन रॉल्स की जो न्याय की जो व्यवस्था है, कई बार उसमें कुछ कमियाँ भी दिखाई देती हैं। अब आते हैं हम जो रॉबर्ट नोज़िक जो बात करते हैं कि भई स्टेट का काम है बिल्कुल मिनिमम रिसोर्स खड़े करना उनके लिए, जो कि समाज के सबसे कमज़ोर लोग हैं। उसके बाद व्यक्ति को स्वयं अपने लिए प्रयास करना है। स्टेट व्यक्ति के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये रॉबर्ट नोजिक का न्याय की परिभाषा है कि लोगों को स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, राज्य उनके मार्ग में कोई बाधा खड़ी नहीं करेगा। और अगर कोई और व्यक्ति भी किसी को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, बल का प्रयोग करके उसको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, तो राज्य उसको रोकेगा। ये जो परिभाषा रॉबर्ट नोजिक ने दी है, दिखने में बड़ी क्रूर लगती है, परंतु यदि हम आज देखें तो ये परिभाषा लॉन्ग टर्म में न्याय के लिए बड़ी कारगर है कि व्यक्ति स्वयं अ, आगे बढ़े और राज्य उसकी उसको आगे बढ़ने में सहयोग कर सकता है। उसको कोई कोर्शन उसको तंग ना करे, कोई कोई ज़बरदस्ती उसकी मेहनत को छीन ना ले, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको निभाए। पर उसके अतिरिक्त मानव को स्वयं प्रयास करना है, अपने एफर्ट पे आगे बढ़ना है। राज्य की बैसाखियों पे चलने से मानव नेगेटिव इंसेंटिव्स खड़ा कर लेते हैं और राज्य के पॉलिटिकल मफाद जब लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, तो स्टेट की जो एंटरप्राइजेज़ होते हैं, स्टेट की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर वो अपने एम पे ना चल कर के जो इनको एम्प्लॉय किया गया है, उनके हित में चल पड़ते हैं। तो न्याय से वे दूर हो जाते हैं। तो मुझे तो आज की इसी स्थिति में रॉबर्ट नोज़िक का जो न्याय है, जिसको हम अपनी युवावस्था में बड़े गलत दृष्टि से देखते थे, बड़ा क्रूर मानते थे, अब वो ज़्यादा अच्छा न्याय प्रतीत होता है कि न्याय की व्यवस्था है कि किसी के ऊपर कोई अनड्यू कोर्शन ना हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने किए हैं उनको फॉलो किया जाए, लोगों की प्रॉपर्टी के राइट्स को स्वीकार किया जाए और राज्य एक डर से मुक्त माहौल खड़ा करे, इस पर फोकस करे। अगर ये राज्य कर लेता है, तो स्वतः ही न्याय की व्यवस्था जो है खड़ी हो जाती है। ये मेरे को ऐसा पर्सनली ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसमें एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट सबके हो सकते हैं। धन्यवाद।